हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लर्नर यू में आपका स्वागत है। मैं उत्कृष्ट। एक कहावत से हम लोग शुरुआत करेंगे। करत करत अभ्यास तेज जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। आज से 20 साल पहले हम लोग कुएं से पानी को निकालते थे तो उसमें एक पत्थर की गोली सी घिरनी रहती थी। उसके साथ रस्सी के सहारे हम लोग पानी को निकालते थे। फिर एक समय ऐसा आता था, लगातार निरंतर प्रयास से एक समय ऐसा आता था कि रस्सी के द्वारा गोल पत्थर की घिरनी पर निशान पड़ जाता था। तो ये कैसे पॉसिबल था? निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास से। तो सफलता हम लोग को निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त होगी। तो हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन विश्व का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से गैरेज में करी थी। तो हमें सफलता निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास और धैर्य से प्राप्त होगी। तो आज का टॉपिक है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके पहले हम लोग देखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में। बायोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो का अर्थ है लाइफ, लॉगस। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोस, बायोस, BIOS, बायोस का अर्थ है लाइफ। लॉगस, लॉगस का अर्थ है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे एक पार्ट और है बॉटनी। बॉटनी का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। बॉटनी भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। वो कौन सा है? बॉटेन। बॉटेन का अर्थ होता है, बॉटेन एक ग्रीक वर्ड है। बॉटेन का अर्थ होता है ग्रे हर्ब। बॉटेन का अर्थ होता है हर्ब या बॉस्केन। बॉस्केन एक ग्रीक वर्ड है, उसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। लॉगस मतलब हम लोग जानते हैं स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ हर्ब या कह लीजिए स्टडी ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड बॉटनी। तो यहाँ हम लोग बॉटेन, यहाँ हम लोग ग्रेजिंग वर्ड को देखेंगे। ग्रेजिंग का अर्थ है कि जैसे कोई जानवर है, जानवर क्या करते हैं? घास चरते हैं। तो उससे लिया गया है। तो यानी प्लांट को वो लोग खाते हैं, चरते हैं, ग्रेज करते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट। अब हम लोग देख लेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर अरस्तु हैं और अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस हैं। तो थियोफ्रेस्टस जो है बॉटनी के जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं। उन्होंने 500 किताब के बारे में लिखा। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधों के बारे में बताया, डिटेल से अध्ययन किया प्लांट के बारे में। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं अरस्तु, जो कि थियोफ्रेस्टस के गुरु थे। उसी तरह जूलॉजी हम लोग देखते हैं। जूलॉजी, लॉगस, लॉगस का मतलब स्टडी करना। जूलॉजी भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। जूलॉजी क्या? बायोलॉजी में जितना भी वर्ड आता है सभी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग देते हैं जून। जून का अर्थ होता है एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, जंतुओं का अध्ययन। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोस, बायोस एंड लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना।
तो स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम लोग बॉटनी को देखते हैं। बॉटनी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला ग्रीक वर्ड है बॉटेन, बॉटेन कह लीजिए चाहे बॉस्केन। तो बॉस्केन का अर्थ होता है ग्रेजिंग और बॉटेन का मतलब होता है हर्ब और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी, बॉस्केन, ग्रेजिंग। बॉस्केन का अर्थ होता है ग्रेजिंग, बॉटेन दैट इज हर्ब। तो स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? बॉटनी। तो बायोलॉजी के जनक जो हैं अरस्तु हैं, एरिस्टोटल, इसका स्पेलिंग ये है। तो अरस्तु और इनके शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। अब हम लोग जूलॉजी देख लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी क्या है? जून। जूलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जून प्लस लॉगस। जून प्लस लॉगस। जून का अर्थ होता है एनिमल और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ एनिमल दैट इज कॉल्ड जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान देख रहे हैं। टॉपिक है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ के बारे में। तो लाइफ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले सेल में देखिए, सेल में पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स देखिए क्या है, फिर इसको हम लोग देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स सेल का अंग, सेल का भाग, कोशिका का भाग, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये बड़ा वाला वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एमाइलोप्लास्ट, पैराक्सिसोम, राइबोसोम और है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर। जो ये आप ब्लू वाला देख रहे हैं यहाँ खाली स्थान है, ऐसा कुछ यहाँ खाली स्थान, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो प्रोटोप्लाज्म हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का दूसरा नाम है लाइफ साइंस या बायो साइंस। बायोलॉजी को आप लाइफ साइंस भी कह सकते हैं या बायो साइंस। और फाइटोलॉजी क्या है? बॉटनी को आप फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इधर, बायोलॉजी का दूसरा नाम लाइफ साइंस और एक नाम और से पुकारा जाता है बायो साइंस। बायो साइंस, बायोलॉजी को आप बायो साइंस या लाइफ साइंस कह सकते हैं। और बॉटनी को, बॉटनी का दूसरा नाम है फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। ओल्डेस्ट इसको हिस्टोरिया प्लांटेरम को बोलते हैं ओल्डेस्ट लिटरेचर इन बायोलॉजी इन बॉटनी फील्ड। बॉटनी के फील्ड में
ये ओल्डेस्ट सबसे पुराना लिटरेचर है, इसको ये क्या है, ओल्डेस्ट लिटरेचर। इन बॉटनी फील्ड, यानी सब कहने का मतलब ये सबसे पहले अगर बॉटनी या पौधों के बारे में किसी ने लिखा था तो थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, उसके बाद सबका नंबर आता है। तो हिस्टोरिया नेचुरलिस किसने लिखा था, प्लाइनी एंड एल्डर ने, प्लाइनी एंड एल्डर ने लिखा था। इन दोनों ने क्या बताया था, इन दोनों वैज्ञानिक ने इकोनॉमिक यूज बताया था, इसका प्लांट का इकोनॉमिक क्या इकोनॉमिक यूज है। तो प्लांट का इकोनॉमिक यूज किसने बताया था, प्लाइनी और एल्डर ने। प्लाइनी और एल्डर की किताब क्या है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग सेल में पढ़ रहे थे यूनिट ऑफ, सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम लोग समझेंगे लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन कैसे पॉसिबल है। जीवन, ये जो जीवन है किसी भी जीव का जो जीवन है कैसे रहता है, उसका क्या रोल है, किसके थ्रू ये लाइफ पॉसिबल है, संभव है, हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों की टॉपिक थी लाइफ। लाइफ क्या है, हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो लाइफ क्या है, तो देयर इज एक टर्म है, देयर इज नो क्लियर कट डिफिनीशन ऑफ लाइफ। लाइफ इज मिस्टीरियस। जीवन क्या है, मिस्टीरियस है, उसका कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्म, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी, मूवमेंट, एक्सक्रीशन एंड हीलिंग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कैसा रहेगा हम लोग देखते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमको लाइफ की परिभाषा समझ में आएगी कि लाइफ क्या है। तो कह रहा है इसमें प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि अब प्रोटोप्लाज्म हक्सले ने कहा था लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो एक टर्म है लिखा हुआ, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब प्रोटोप्लाज्म के बिना लाइफ संभव नहीं है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो और प्रोटोप्लाज्म को ही हक्सले ने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन की आधारभूत इकाई है। प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कैसे है, जीवन की सारी क्रियाएं इसी प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं। कैसे होती हैं, और एक टर्म और है, ऑल विटल एक्टिविटीज अकर इन द प्रोटोप्लाज्म। सारी विटल एक्टिविटीज, लाइफ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, प्रोटोप्लाज्म में। कहने का मतलब देखिए, ये आपका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसके कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब कहने का मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ऑल विटल एक्टिविटीज अगर इन द प्रोटोप्लाज्म। और एक चीज और है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ये तीनों चीजें कैसे हैं देखिए, अगर ये सेल ना हो, प्लांट सेल या एनिमल सेल, प्लांट सेल रहेगा
तो उसमें सेल वॉल पाया जाएगा, एनिमल सेल रहेगा तो उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। तो ये तीनों चीजें कैसे पॉसिबल है? कहने का मतलब अगर सेल नहीं होगा उसमें विटल एक्टिविटीज नहीं होगी तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। और क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब सेल में ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी, ये सब क्रियाएं नहीं होंगी, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए कहा गया है, इसीलिए टर्म में कहा गया है ऑल विटल एक्टिविटीज अकर इन द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? लाइफ पॉसिबल होता है। तो यानी प्रोटोप्लाज्म की जरूरत पड़ती है, यानी प्रोटोप्लाज्म की जरूरत पड़ती है कैसे? हमको गोल्गी अपरेटस की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट की जरूरत पड़ेगी भोजन बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए, पावर हाउस इसको कहते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर होता है, उसमें लास्ट में कंडेंस्ड होके क्रोमैटिन कंडेंस्ड होके डीएनए बनाता है। तो हमारा डीएनए का जो ट्रांसफर होता है, डीएनए सुरक्षित रहता है कहाँ? न्यूक्लियस में। अगर ये चीज़ें ना हो तो न्यूक्लियस डीएनए सेफ नहीं रहेगा, ना तो एनर्जी मिलेगी, ना तो पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 पहला चीज़ देख लिए, अब दूसरा देखेंगे। एक चीज़ और लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई है। किसने बताया? हक्सले ने। ऑल विटल एक्टिविटीज कहाँ पाई जाती हैं? प्रोटोप्लाज्म में, और बिना प्रोटोप्लाज्म के जीवन असंभव है। तो ये 3 चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिस्टम खत्म करना होगा यार। हम लोग देखेंगे दूसरा कैरेक्टर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आइए देखते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल पाया जाता है उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से अधिक मोर देन 1 सेल पाया जाता है उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यूग्लिना ये ईस्ट का है। देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ईस्ट हो गया उसमें 1 सेल पाया जाता है, बैक्टीरिया हो गया उसमें 1 सेल पाया जाता है, अमीबा हो गया उसमें भी 1 सेल पाया जाते हैं। तो यूनिसेल्युलर, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये सेल्युलर स्ट्रक्चर है इन सबका। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसमें एक से अधिक सेल पाए जाएंगे, जैसे ऑक्टोपस, ह्यूमन और प्लांट्स। तो ये सब तीनों जो है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा कैरेक्टर क्या है? सेल्युलर स्ट्रक्चर। सेल्युलर स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो एक सेल पाया जा रहा है इन सब में, और इन सब में एक से अधिक सेल पाया जा रहा है, इसलिए इन लोग को मल्टी सेल्युलर, इन चारों को
यूनिसेलुलर कह रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि विदाउट ऑल विटल एक्टिविटीज अकर इन द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है, ऑल विटल एक्टिविटीज, जो जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं हैं वो कहाँ हो रही हैं, प्रोटोप्लाज्म में हो रही हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम लोग देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे सेल हैं, एक से अधिक हैं, तो इसमें भी हो रहा है और एक सेल में भी हो रहा है। ये इन सब जीवों में एक सेल है, तो जीवन की सारी क्रियाएं एक सेल हो रही हैं। तो हम लोग में क्या है, जीवन की सारी क्रियाएं एक से अधिक सेल में हो रही हैं। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका तीसरा पार्ट, लाइफ साइकिल। तो कोई भी जीव ले लीजिए, सभी की कोई ना कोई लाइफ साइकिल होती है। तो लाइफ साइकिल का अर्थ क्या है, जीवन चक्र। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसका जन्म होगा, वो बर्थ, जन्म लेगा, जन्म के साथ उसका ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा उसमें, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेथ कर जाएगा। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो, उसका जन्म होगा, बर्थ होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, मरने से पहले अपने जैसा यंग वंस को जन्म देगा, फिर लास्ट में क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल ईस्ट के बारे में। ईस्ट, ये ईस्ट है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, स्प्लिट हो रहा है न्यूक्लियस, इसमें बडिंग। ईस्ट में क्या होता है, छोटा छोटा बड बनता है। बड क्या होता है, मतलब एक नया ईस्ट, न्यू ईस्ट बनने से पहले, नया ईस्ट बनने से पहले क्या होगा, उसमें हल्का सा ये ग्रोथ होगा, ऐसे बड बन जाएगा। तो जब बड बन जाएगा, वो बड धीरे धीरे क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ क्या हो रहा है, बड क्या है, कंस्ट्रिक्ट हो गया है। कंस्ट्रिक्ट होकर लास्ट में क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ईस्ट में बड बनता है, बडिंग, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बडिंग से होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस धीरे धीरे फैल रहा है, उस बड में जा रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा, वो बड और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्ट होने के बाद न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं। फिर एक नया यंग न्यू ईस्ट का निर्माण हो रहा है, हो जा रहा है। तो ये ईस्ट का चेन है, ये चेन बन गया, 1 2 3 4 ईस्ट बन गए। तो ईस्ट में जो बडिंग है, रिप्रोडक्शन है, इसी तरह होता है। अब ईस्ट का यहाँ पर जन्म हुआ है, तो ये एक छोटा ईस्ट है। तो ईस्ट क्या किया, ईस्ट में ईस्ट का बर्थ हो रहा है, यहाँ पर जन्म लिया, और क्या हो रहा है, उसमें ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ किया, फिर उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन हुआ बडिंग के द्वारा, तो न्यूक्लियस दो पार्ट में बट गया, डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद एक नया ईस्ट का निर्माण हुआ। तो यही चीज है लाइफ साइकिल। जन्म, मृत्यु से पहले, डेथ से पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंश को जन्म देता है। अब हम लोग अगला देखते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना। कोई भी ऐसा जीव इस धरती पर नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। सभी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को लेना, उसका क्या अर्थ हुआ, उसका ये अर्थ हुआ कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है,
तो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो उससे होता क्या है, हमारे अंदर जो हम भोजन के द्वारा ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं उसको फाइंड करते हैं, तो ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल करके हमको एनर्जी मिलती है। तो जब ग्लूकोज बर्न होता है तो 686 कैलोरी हम सबको प्राप्त होती है। और उसका क्या मतलब हुआ, अगर ऑक्सीजन हम लोग न लें तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कहने का मतलब जब कोई चीजें कंबस्ट होती है, जलती है, डिस्ट्रॉय होती है, मतलब क्या है, अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन अगर हम लोग नहीं लेंगे तो कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो देखते हैं कैटाबॉलिज्म क्या है उसमें। अब जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण लिया, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये कैटाबॉलिज्म का एक उदाहरण है। तो कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कहने का मतलब इसमें कोई भी चीज़ें जब टूटती है तो हमको एनर्जी मिलता है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसको एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस भी कहते हैं, एनर्जी रिलीजिंग या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब ये प्रोसेस होता है तो हमको एटीपी के द्वारा एनर्जी मिलती है। और एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें किसी भी चीज का निर्माण होगा। कहने का मतलब सेल अपना क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, मेंटेनेंस करता है और अपने आप को रिपेयर करता है। तो ये एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। जैसे एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे ये हमारा सेल है, तो सेल से अगर ऑर्गन बनाना हो, सेल से अगर ऑर्गन बनाना हो तो कैसे बनेगा, पहले सेल का निर्माण होगा। सेल, ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। फिर जब टिश्यू ढेर सारे मिल जाएंगे तो ऑर्गन का निर्माण होगा। जब ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो है सेल से टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ये एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो सेल क्या करता है, सेल खुद को रिपेयर करेगा, खुद का मेंटेनेंस करेगा। और हम लोग पांचवा मेटाबॉलिज्म, हम लोग का पांचवा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर था। अब छठा देखते हैं। छठा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पांचवा हम लोगों ने देख लिया मेटाबॉलिज्म। अब छठा देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा कि कोई सेल है, सेल ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। तो एक सेल है, इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है। और एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है डेथ से पहले अपने जैसा यंग वंश को जन्म देता है। तो ईस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, ईस्ट में यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे दो टॉपिक है, मूवमेंट एंड इरिटेबिलिटी। मूवमेंट को पहले हम लोग समझते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर है। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट का अर्थ है जैसे प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, अपने लीफ को क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं।
और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। तो जैसे फ्लैजेला हो गया, बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है, पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें मूवमेंट है, सिलियरी मूवमेंट, सिलिया का मूवमेंट, जैसे सिलिया या फ्लैजेला ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट। प्लांट को आप लोग देखेंगे जब हवा चलता है तो उसकी लीफ हिलती डुलती रहती है, तो ये मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन क्या है, जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसको लोकोमोशन कहते हैं। और लास्ट क्या दूसरा है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का क्या अर्थ है, या सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब जैसे आप जल गए अचानक से, तो आपके अंदर सेंसिटिविटी पाई जाएगी, आपको पता चल जाएगा। आप धूप में है, आप छत पर सो रहे हैं, धूप धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो आपको पता चलता है कि धूप तेज हो गई है। तो क्या है, सेंसिटिविटी का उदाहरण है। और हम लोग उदाहरण लेंगे एग्जाम्पल के, हम लोग और उदाहरण लेंगे फिगर डायग्राम के। मेटाबॉलिज्म दो, इसके दो एग्जाम्पल है। मेटाबॉलिज्म हम लोग देखेंगे, मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म दो होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सी के बाद नए स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, सी के बाद डी आता है ना, तो डी फॉर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव। तो कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक, जैसे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ किसी चीज का निर्माण होता है। तो कंस्ट्रक्शन से बना है एक वर्ड कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें किसी चीज का निर्माण होगा और इसमें किसी चीज का डिस्ट्रॉय होगा। जैसे जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके टूट करके हम लोगों को 686 कैलोरी प्राप्त होती है। तो हम लोग इसका रिएक्शन देख लेंगे। ये है ग्लूकोज। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके 6CO2, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो CO2 में परिवर्तित हो जाता है और जेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर लास्ट में हम लोग को 686 कैलोरी मिलती है। तो एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म जब ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। पौधे क्या होते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। जैसे प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन का बनना एनाबॉलिज्म। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, 1 मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है, ये किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो ये एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।